नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रीत वर्मा पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो अपराधियों के लिए परिवीक्षा अधिनियम 1958 का है, इस पर हम बात करेंगे। और राजस्थान एपीओ की परीक्षा में जो इसमें से धाराएं पूछी जाएंगी, धारा 1 आपको पढ़ना है, 2 पढ़ना है, 3 पढ़ना है, 4 पढ़ना है और 6 पढ़ना है। और उसके अलावा कोई भी धारा इसके अंतर्गत आपको नहीं पूछी जाएगी। तो हम शुरुआत करेंगे। इसका नाम आप सभी को पता है कि अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958। फिर हम इस पर बात करेंगे कि इसका एक्ट नंबर क्या है। तो एक्ट नंबर 20 है। एक्ट नंबर ज़रूर याद करके जाना, पिछली बार 2 एक्ट नंबर पूछे गए थे और ये छोटे वाले जो एक्ट माइनर एक्ट हैं, इन्हीं से क्वेश्चन बन के आता है। फिर हम बात करेंगे कि इस पर राज्यपाल जी की सहमत कब मिली होगी। तो 16 मई 1958 को। फिर हम बात करेंगे इसमें टोटल सेक्शन कितनी है। तो सेक्शन इसमें टोटल जो है 19 सेक्शन है। ये हो गया। फिर अगली बात हम करेंगे कि इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है, ये क्यों बनाया गया था। तो इसके 2 उद्देश्य हैं। एक तो इसका उद्देश्य है अपराधियों को परिवीक्षा पर या सामयिक भर्त्सना के पश्चात छोड़ दिया जाने के लिए बनाया गया था, और उससे संबद्ध बातों के लिए उपबंध करने के लिए बनाया गया था। मतलब अपराधियों की परिवीक्षा पर, यहाँ पर देखिए पर के बाद या सामयिक भर्त्सना के पश्चात और आएगा तो आपको नहीं मानना। अगर मतलब माइन्यूट अंतर आएगा तब आपको देखना है कि लिखा है अपराधियों को परिवीक्षा पर या सामयिक भर्त्सना के पश्चात छोड़ दिए जाने के लिए और इससे संबद्ध बातों के लिए उपबंध करने के लिए अधिनियम बनाया गया है। यानी कि जो भी अपराधी होंगे उनको परिवीक्षा पर छोड़ा जाएगा और जो उनको भर्त्सना दे दिया जाएगा और छोड़ दिया जाएगा। इस बारे में ये बात करता है। अगली बात हम देखेंगे कि इसकी पहली धारा क्या कहती है। पहली धारा कहती है कि संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। यानी कि नाम इसका आप सभी जानते हैं कि अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 है। धारा 1 की उपधारा 1 में इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है, धारा 1 की उपधारा 2 में। ठीक है। फिर इसकी हम बात करेंगे परिभाषा। परिभाषाओं में केवल 3 शब्द डिफाइन है। और अब देखेंगे पहले में बात इन्होंने किया है संहिता। अब संहिता के अंतर्गत इसमें जो बात किए हैं, ये पुरानी संहिता की बात करें हैं, वो है दंड प्रक्रिया संहिता और 1898 और उसका एक्ट नंबर 5 था। उस संहिता की बात यहाँ पर संहिता के अर्थ लिया जाएगा। अगर यहाँ पर ऑप्शन में ये आएगा तो हमें जो दिया है एक्ट में वही चुनाव करना होगा। हम BNSS पे नहीं जाएंगे। क्लियर। तो संहिता की परिभाषा कहाँ पे दी है, 2A में दी गई है। फिर 2B में किसकी परिभाषा है, परिवीक्षा अधिकारी की। देखिए परिवीक्षा की परिभाषा नहीं दी गई है, परिवीक्षा अधिकारी की, भ्रम में मत रखना। तो 2B में परिवीक्षा अधिकारी। और परिवीक्षा अधिकारी कौन सा व्यक्ति होता है, जो धारा 3 के अधीन परिवीक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया है या उस रूप में मान्यता प्राप्त है। मतलब एक व्यक्ति तो वो भी परिवीक्षा अधिकारी होगा जो धारा 13 के अंतर्गत नियुक्त किया गया है, और दूसरा वो भी व्यक्ति होगा जो उस रूप में मान्यता प्राप्त हो गया है, वो भी क्या होगा, परिवीक्षा अधिकारी होगा। अगला हमारा वर्ड है जो डिफाइन किया गया है परिभाषा में 2C में, विहित। तो विहित शब्द की परिभाषा कहाँ पे दी गई है, तो 2 के C में दी गई है। 2D में क्या बात की गई है कि जो भी परिभाषाएं इसमें नहीं दी गई है, प्रयुक्त गए शब्द हैं, उनका अगर अर्थ हमें समझना होगा तो हम उसका अर्थ कहाँ से लगाएंगे, तो वही दंड प्रक्रिया जो संहिता है, दंड प्रक्रिया संहिता है 1898, उसी से उन शब्दों का अर्थ हम समझेंगे। फिर अगली धारा जो हमारी बात करेगी, धारा 3। धारा 3 क्या बात करती है, कतिपय अपराधियों को भर्त्सना के पश्चात छोड़ देने की न्यायालय की शर्त। मतलब कौन से ऐसे अपराध है जिनमें भर्त्सना के पश्चात छोड़ देने की न्यायालय के पास शक्ति है। तो कतिपय मतलब कुछ ऐसे अपराधियों को भर्त्सना के पश्चात छोड़ने की न्यायालय की शक्ति बात करती है कि जब कोई व्यक्ति भारतीय दंड संहिता 1860 का एक्ट नंबर 45 की धारा 379 या 380 या 381 या धारा 404 या धारा 420, यानी कि धारा 379 से लेकर 381, 3 धारा आप इधर याद रख लेना, और 404 और 420, इन धाराओं के अंतर्गत जो अपराध दंडनीय है, पहली बात, के अधीन कोई अपराध अथवा भारतीय दंड संहिता या किसी अन्य विधि के
2 वर्ष से अनधिक के लिए कारावास या जुर्माना, मतलब 2 वर्ष से अनधिक मतलब 2 वर्ष तक के, या जुर्माना अथवा दोनों से दंडनीय है, मतलब जुर्माना अथवा दोनों से दंडनीय है। ठीक है, दंडनीय कोई अपराध करने का दोषी पाया जाता है और उसके मतलब कौन व्यक्ति इसमें दंडित किया जाएगा, जो दोषी क्या कहा जाता है, दोषी पाया जाता है। एक तो 379 के अंतर्गत, 380 के अंतर्गत, 381 के अंतर्गत, या 404 के अंतर्गत, या 420 के अधीन कोई अपराध है, या भारतीय दंड संहिता हो, या अन्य कोई विधि है जिसके अंतर्गत 2 वर्ष तक के दंड दिया जा रहा है। ठीक है, उसी व्यक्ति को छोड़ने की ये बात करता है। फिर आगे बात करता है कि और उसके विरुद्ध कोई पूर्व दोष सिद्धि साबित नहीं होती है, और जिस न्यायालय ने उस व्यक्ति को दोषी पाया है, मतलब उसकी कोई दोष सिद्धि नहीं होनी चाहिए, उस न्यायालय का दोषी पाया है, उसकी राय है कि मामले की परिस्थितियों को जिनके अंतर्गत अपराध की प्रकृति और अपराधी का चरित्र भी ध्यान रखते हुए ऐसा करना समाचीन यानी जरूरी है, जब तब तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी वह न्यायालय उसे दंडित करने या उसे धारा 4 के अधीन सदाचार की परिवीक्षा पर छोड़ने के बजाय उसे समय भर्त्सना के पश्चात छोड़ सकेगा, यानी कि उसको दंड देने के सिवाय क्या कर सकता है, छोड़ सकता है। तो इसमें बात रखना है, ये आपको 5 धाराएं याद रखना है, 2 वर्ष याद रखना है, और उसके बाद आपको याद रखना है कि उसकी पूर्ण दोष सिद्धि ना हो। फिर आपको याद रखना है कि इसमें जो किसी भी व्यक्ति को जो मतलब छोड़ा जाएगा, तो जब दोष सिद्ध जो व्यक्ति का मतलब होता है उसके बारे में ये बात करती है। स्पष्टीकरण क्या बात करती है कि स्पष्टीकरण कहता है इस धारा के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध पूर्ण दोष सिद्धि के अंतर्गत इस धारा या धारा 4 के अंतर्गत उसके विरुद्ध किया गया कोई पूर्व आदेश भी है, मतलब पूर्ण दोष सिद्धि के अंतर्गत इस धारा यानी 3 और धारा 4 के अंतर्गत कोई पूर्व किया गया आदेश भी पूर्ण दोष सिद्धि के रूप में यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। अगली धारा है 4 धारा हमारी जो है हम देखते हैं कि ये 5 उपखंड में है, यानी 5 उपधाराओं में है। पहली बात क्या करती है कि कतिपय अपराधियों को सदाचार की परिवीक्षा पर छोड़ने की न्यायालय की शक्ति। कतिपय अपराधियों के कौन कौन से ऐसे अपराधी हैं, तो कहती है कि जब कोई व्यक्ति ऐसा कोई अपराध करने का दोषी पाया जाता है जो मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है, जिस न्यायालय ने उस व्यक्ति को दोषी पाया है उसकी यह राय है कि मामले की परिस्थितियों को जिनके अंतर्गत अपराध की प्रकृति और अपराधी का चरित्र भी है ध्यान में रखते हुए उसे सदाचार की परिवीक्षा पर छोड़ देना समाचीन है हो, तब तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी वह न्यायालय उसे तुरंत दंडित करने के बजाय निर्देश दे सकेगा कि उसे प्रतिबिंबों के सहित, 2 याद के वर्ड क्या लिखा, प्रतिबिंबों के सहित या उनके बिना उसके द्वारा ऐसा बंधपत्र देने पर छोड़ दिया जाए कि वह 3 वर्ष से अनधिक की ऐसी कालावधि के दौरान जैसा न्यायालय निर्दिष्ट करे आहूत किए जाने पर उपस्थित होगा और दंडादेश प्राप्त करेगा और इस बीच प्रशांति कायम रखने और सदाचारी रहेगा, तो ऐसे व्यक्ति को न्यायालय छोड़ देगा। यहाँ पर हमको याद रखना है प्रतिभू सहित या प्रतिभू रहित। फिर हमको याद रखना है कैसा वो अपराध होना चाहिए, मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर हमको याद रखना है 3 वर्ष। इतनी बातें यहाँ से याद रखना है। फिर बात क्या करता है परंतु न्यायालय किसी अपराधी के ऐसे छोड़ दिए जाने का निर्देश तब तक नहीं देगा जब तक उसका समाधान नहीं हो जाता है कि अपराधी या उसके प्रतिभू का यदि कोई हो नियत निवास स्थान या उस स्थान में नियमित उपजीविका है जिस पर वह न्यायालय अधिकारिता का प्रयोग करता है या जिसमें अपराधी के इस कालावधि के दौरान रहने की संभाव्यता है जिसके लिए वह बंधपत्र देता है। उपधारा 2 क्या कहती है कि उपधारा 1 के अधीन कोई आदेश करने से पूर्व न्यायालय मामले के बारे में संबंधित परीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट पर यदि कोई हो विचार करेगा। मतलब न्यायालय जो है आदेश उपधारा 1 में करने से पहले क्या होगा कि पूर्व न्यायालय क्या आदेश करने से पूर्व न्यायालय मामले के बारे में संबंधित परीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट पर यदि कोई हो तो विचार करेगा। परीक्षा अधिकारी को रिपोर्ट होगी तो उस पर विचार करेगा। विचार करने की बात कहाँ की गई है, उपधारा 4 की 2 में। तीसरी बात क्या करती है कि जब उपधारा 1 के अधीन आदेश दिया जाता है तब यदि न्यायालय की यह राय है कि अपराधी और जनता के हितों में ऐसा करना समाचीन है तो वह
उसके अतिरिक्त यह पर्यवेक्षण आदेश पारित कर सकेगा, जिसमें यह निर्देश होगा कि अपराधी आदेश में नामित किसी पर्यवेक्षाधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन 1 वर्ष से कम न होने वाली ऐसी कालावधि रहेगा जो उसमें विनिर्दिष्ट हो, और ऐसे पर्यवेक्षण आदेश में ऐसी शर्तें आरोपित कर सकेगा जैसी वह अपराधी सम्यक पर्यवेक्षण के लिए आवश्यक समझता है। यानी कि यहाँ पर क्या है कि उपधारा 1 में जो आदेश दिया जाएगा, तो अगर कुछ ऐसी बातें हैं जो जरूरी हैं तो उस व्यक्ति को पर्यवेक्षाधिकारी के पर्यवेक्षण में 1 वर्ष से कम मतलब जो कालावधि के अंदर मतलब वहाँ रहना पड़ेगा 1 वर्ष से। ठीक है, ये बात कर दी गई है। मतलब समयावधि जो पर्यवेक्षण में पर्यवेक्षाधिकारी के अंतर्गत रखा जाएगा 1 वर्ष, उसकी बात उपधारा 3 में कर दी गई। उपधारा 4 क्या कहती है कि उपधारा 3 के अधीन पर्यवेक्षण आदेश करने वाला न्यायालय अपराधी से अपेक्षा करेगा कि छोड़े जाने से पूर्व वह ऐसे आदेश ने विनिर्दिष्ट शर्तों का और निवास स्थान मादक पदार्थ से प्रवृत्त है किसी अन्य बात के बारे में ऐसी अतिरिक्त शर्तों का जैसी न्यायालय विशिष्ट परिस्थितियों का ध्यान में रखते हुए उसे अपराध की पुनरावृत्ति हो या अपराधी द्वारा अन्य अपराधों किए जाने को रोकने के लिए आरोपित करना ठीक समझे, पालन करने के लिए कर्तव्यों के सहित या बिना एक बंद पत्र देगा। मतलब कोई नशा पत्ती कर रहा होगा, इन सारी बातों के लिए दोबारा वैसा अपराध ना करें, इन सब के लिए भी वो ले सकता है प्रतिभोग सहित एक बंद पत्र, बिना या सहित। क्लियर हो गया? यानी बंद पत्र लेने का उसको मादक पदार्थ, निवास स्थान या इन कुछ शर्तें होंगी, उसकी उपधारा 4 में बात की गई है। उपधारा 5 क्या कहती है कि उपधारा 3 के अधीन पर्यवेक्षण आदेश करने वाला न्यायालय आदेश के निबंधों और शर्तों को अपराधी को समझाएगा और प्रत्येक अपराधी प्रतिभू यदि कोई हो और संबंधित पर्यवेक्षाधिकारी को तुरंत पर्यवेक्षण आदेश की एक प्रति देगा। पर्यवेक्षाधिकारी को तुरंत पर्यवेक्षण आदेश की एक प्रति देगा। किसमें है प्रति? यही पूछा जाएगी। पर्यवेक्षण आदेश की एक प्रति दिया जाता है किस उपधारा के अंतर्गत? तो धारा उपचार की उपधारा 5 के अंतर्गत। ये किसको दिया जाता है? तो संबंधित पर्यवेक्षाधिकारी को तुरंत दिया जाता है। क्लियर हो गए? अब हमको धारा 6 पढ़ना है और धाराएं इसमें नहीं पढ़नी है। धारा 6 क्या बात करती है कि 21 वर्ष से कम आयु वाले अपराधियों के कारावास पर निर्बंधन। यानी 21 वर्ष से कम अगर कोई आयु का है तो उसकी कारावास पर निर्बंधन की बात कर। जब 21 वर्ष से कम आयु वाला कोई व्यक्ति कारावास से, किंतु आजीवन कारावास से नहीं है, दंडनीय कोई अपराध करने का दोषी पाया जाता है, तब वह न्यायालय जिसने उस व्यक्ति को दोषी पाया है उसे कारावास से तब तक दंडित नहीं करेगा जब तक उसका समाधान नहीं हो जाता कि मामले की परिस्थितियों को जिसके अंतर्गत अपराध की प्रकृति और अपराधी का चरित्र भी ध्यान में रखते हुए या वांछनीय यानी जरूरी नहीं होगा कि उससे धारा 3 या उपधारा 4 के अधीन व्यवहार किया जाए, और यदि न्यायालय अपराधी को कारावास का कोई दंड देता है तो वह वैसा करने के अपने कारणों को अभिलिखित करेगा। यानी कि ये शर्त दे रहा है। यहाँ पर आपको देखना है 21 वर्ष की आयु, और आपको देखना है कि 21 वर्ष का कोई आयु व्यक्ति जो अपराध है, किंतु वो कितना नहीं होना चाहिए, आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध नहीं होना चाहिए, तब ये सारी शर्तें उस पर लागू होंगी। उपधारा 6 की 2 क्या कहती है कि अपना या समाधान करने के प्रयोजन के लिए क्या उपधारा 1 में विनिर्दिष्ट किसी अपराधी से धारा 3 और 4 के अधीन व्यवहार करना वांछनीय नहीं होगा। न्यायालय पर्यवेक्षाधिकारी से रिपोर्ट मांगेगा और रिपोर्ट पर यदि कोई हो और अपराधी के चरित्र और शरीर द्वारा मानसिक दशा में संबद्ध उसे प्राप्त किसी जानकारी पर विचार करेगा। यानी कुछ उससे जानकारी होगी, उसके शरीर, उसकी चरित्र, उस पर भी विचार करेगा। तो केवल आपको 5 धाराएं यहाँ से पढ़नी थी। तो पहली धारा आपने इसमें पढ़ ली थी, नाम, संक्षिप्त और प्रारंभ। दूसरी परिभाषाओं में आपने 3 परिभाषाएं याद रखना है। 2A में संहिता, 2B में पर्यवेक्षाधिकारी, और पर्यवेक्षाधिकारी कौन व्यक्ति होगा जो 13 के अंतर्गत, और जो है 2C में विहित की बात की गई है। और फिर तीसरी धारा कहती है कतिपय अपराधियों को भर्त्सना के पश्चात न्यायालय की, यानी भर्त्सना के पश्चात न्यायालय की छोड़ने की शक्ति किसमें है? धारा 3 में है। धारा 4 क्या कहता है कि अपराधियों को सदाचार की परिवीक्षा पर छोड़ने, यानी भर्त्सना की बात 3 है और सदाचार की परिवीक्षा पर छोड़ने की न्यायालय की शक्ति है 4 में। और 6 फिर आपको पढ़ना है 21 वर्ष से कम आयु वाले अपराधियों के
कारावास पर निर्बंधन। तो इस तरीके से आपका ये एक्ट कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।